हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसका दूसरा नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन मैं हेडिंग यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही डालूंगा फ़िलहाल, क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेडिंग के अंदर मैं इसकी एप्लीकेशंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और इससे एक्चुअली होता क्या, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो बॉन्ड रहता है ना, बॉन्ड में क्या रहता है, बॉन्ड में जो एटम्स रहते हैं वो स्ट्रेचिंग बेंडिंग करते रहते हैं। तो मैं पहले स्ट्रेचिंग बताऊँ। स्ट्रेचिंग का मतलब रहता है कि ये बॉन्ड जो ना ये ऐसे स्ट्रेच होता है और फिर कंप्रेस होता है, यानी ये बॉन्ड लेंथ बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। या मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो बॉन्ड है ये बिहेव करता है लाइक स्प्रिंग। ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये जो बॉन्ड्स है ना ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो पोजीशन चेंज करना पीरियडिकली, इसको मैं बोलता हूँ पीरियडिक डिस्प्लेसमेंट। पीरियडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर अबाउट ए बॉन्ड बोलूँगा या अबाउट देयर मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन करते रहते हैं। समझ में आया? अब इस वाइब्रेशन से क्या होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो ना ये पीरियडिक है, यानी कभी स्ट्रेच तो कभी कंप्रेस, स्ट्रेच कंप्रेस, स्ट्रेच कंप्रेस। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरह की वेव बनती है। ये वेव यानी इसको मैं बोलूँगा ये अल्टरनेटिंग वेव है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी स्ट्रेच कंप्रेस, स्ट्रेच कंप्रेस, स्ट्रेच कंप्रेस। ठीक है, इस तरह की वेव बनती है, अल्टरनेटिंग वेव। इसको मैं बोलता हूँ स्टेशनरी अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, स्टेशनरी अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैं बोलूँगा इसको स्टेशनरी अल्टरनेटिव वेव, वेव भी लिखेंगे साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो एटम्स रहते हैं ना, एटम्स के ऊपर ये सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है। ये मैं आगे समझा दूंगा ये कैसे होता है। ठीक है, अब इस वेव का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसका कुछ वेव नंबर होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो वेव है ना, इसका वेव नंबर है बिटवीन 400 to 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, या मान लीजिए ये वेव जो है ना, ये वेव 3000 सेंटीमीटर पे मतलब ऐसे वाइब्रेट कर रही है, इसका वेव नंबर जो है वो है 3000 पर सेंटीमीटर। तो होगा क्या, अगर मैं इंफ्रारेड रेडिएशंस डालूँ, इंफ्रारेड रेडिएशंस का जो वेव नंबर रहता है वो रहता है फ्रॉम 400 to 4000 पर सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं इसके ऊपर IRs डालूँ, इंफ्रारेड रेडिएशंस, किसके ऊपर? ये मॉलिक्यूल के ऊपर, ये मॉलिक्यूल जो मैंने बताया जो इस तरह की वेव बनाता है, तो क्या होगा अगर इनकी वेव मैच हो गई। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वेव नंबर यानी उसकी एनर्जी और इसकी जो स्टेशनरी वेव है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर मैच हो गया, मैं लिखूँगा यहाँ पे मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। अगर ये मैच हो गया तो इसमें रेजोनेंस होगा, यानी एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र या यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पे होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब रहता है इको, यानी जैसे इको हम आवाज़ करते हैं, आवाज़ यहाँ से आगे जाती है, किसी पहाड़ को टकरा के फिर वापस आती है, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे भी इसी तरह का होता है। अगर इंफ्रारेड रेडिएशन की वेव और इसने जो अल्टरनेटिव वेव बनाई थी, अगर इनकी एनर्जी मैच हो गई तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, एक दूसरे को दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। समझ में आया ना? अगर रेजोनेंस हो गया तो या तो ये IR एब्जॉर्ब होगा या फिर ये इसको एनर्जी देगा। तो जनरली क्या होता है, IR एब्जॉर्ब होगा और हमें एक सिग्नल मिलती है, इस तरह की सिग्नल कि IR एब्जॉर्ब हो गया। सपोज 3000 पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन दिख गया तो हमें एक पीक मिलती है। वही है
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसको थ्योरी में पढ़ेंगे, हम देखेंगे थ्योरेटिकली ये है क्या। देखो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं। अब ये 2 एटम्स को अगर आप देखेंगे ना, इनमें न्यूक्लियस होगा, ठीक, न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एक एटम के, ठीक। ये न्यूक्लिय आपस में रिपल करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, रिपल्शन से ये ऐसे दूर भागेंगे, इस तरह की मूवमेंट दिखाएंगे, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन रिपल्सिव डिस्प्लेसमेंट, ये दूर दूर भागेंगे, जिसको बोलेंगे हम स्ट्रेचिंग। यहाँ पे स्ट्रेच होगा ये, राइट। यहाँ मैं बोलूँगा यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंडिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, राइट, इस तरह होगा। और दूसरा यहाँ पे जो है दूसरा फोर्स मैं बताऊँगा, इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस इन एटम्स को नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, यानी इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, ठीक है। ये आपस में नज़दीक आ रहे हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ घट रहा है। समझ में आया। अगर नज़दीक आएंगे तब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है इससे एनर्जी बढ़ सकती है। इस तरह से अगर ये दूर जाएंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, तब भी यहाँ पे एनर्जी बढ़ सकती है, राइट। तो अब अगर मैं बताऊं कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस, कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। समझ में आया ना। जिस पॉइंट पे, जिस लेंथ पे ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कौन कौन, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ क्या है एक्चुअली, बॉन्ड लेंथ में बोलूँगा कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी इनकी मिनिमम रहती है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलूँगा इन्हें। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक। तो मैं इसको बोलूँगा ये जो ये लेंथ है ये है मीन लेंथ, यानी ना ये कम हो रही है यहाँ पे, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, ना बहुत ज़्यादा है, क्लियर। यानी ना कम है ना ज़्यादा है, बल्कि मीन, दरमियान वाली एक ऐसी लेंथ। इसी लेंथ को मैं बोलूँगा ये है बॉन्ड लेंथ, राइट। बॉन्ड लेंथ पे बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में क्या है, ये है मीन पोजीशन या मीन लेंथ, जहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो जाती है, जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इतना तो क्लियर है। चलो अब हम चलते। अब देखो यहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बिहेव करता है लाइक स्प्रिंग नहीं है वो, लेकिन स्प्रिंग की तरह ही काम करता है। स्प्रिंग में कैसा है, सपोज हमने एक चीज़ यहाँ पे जोड़ दी, इसमें स्प्रिंग जोड़ दिया, ठीक, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक बॉल। इसको अगर मैं खींचूंगा ये स्प्रिंग इसको वापस लाएगी। इस तरह से अगर मैं इस स्प्रिंग के ऊपर इस बॉल को कंप्रेस करूँगा, ये इसको वापस धकेलेगी। समझ में आया ना। और ये भी याद रखना, जितना मैं इस स्प्रिंग को इधर, इस बॉल को इधर खींचूंगा ना, उतना ही ये वापस आएगा, उतना ही इधर ज़ोर से वापस खींचेगा इसको। इस तरह से जितना मैं प्रेस करूँगा इसको इधर कंप्रेस करने की कोशिश करूँ, इतना ही ये वापस जाने की कोशिश करेगा, राइट। इतना तो समझ में आया। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करूं और इसमें क्या एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी लगती है, किस तरह हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर मुझे कुछ सिंपल सा मॉडल लेना पड़ेगा। तो मुझे इनको पहले सिंपल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सिंपल ट्रीटमेंट मतलब मुझे पहले इनको ट्रीट करना पड़ेगा एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी मैं ये ऐसा समझूंगा कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही है ना, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन वगैरह, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल स्मूथली हो रहा है, पीरियडिकली हो रहा है और स्मूथली हो रहा है। जिस तरह एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आपने एक बॉल लगा दी एक
धागे में बांध दिया पिन के साथ में, इसको आप इधर खींच रहे हैं, ये बॉल ऐसे करते रहता है, ठीक है। ये अपना पाथ चेंज नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल ये स्मूथली चलता है। इसको बोलता हूँ मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलता हूँ इसको? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, और इसको समझेंगे हम बिल्कुल क्लासिकल टर्म्स में। क्लियर, समझ में आया ना? तो ये हमें समझना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप तब तक इसको नज़र मारना कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आखिरकार है क्या। समझ में आया? तो ठीक है, आज इतना ही।